ठीक है, तो हमारा 5 मिनट का जो प्रतीक्षा है वो तो पूरा हो गया। मैं अभी राजकोट गुजरात में हूँ। यहाँ पर इसी अध्ययन बिंदु पर ही संयोग से शिविर है। कल से एक आत्मीय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और आगे इसको मैंने विद्यार्थियों तक कैसे ले जाना है इस पर थोड़ी सी शोध और बातचीत होगी। तो ये एक स्वामीनारायण संप्रदाय है भारत में, उनसे संबंधित एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो मैं जहाँ गेस्ट हाउस है बगल में, उसका कोई पूजा चल रहा है बैकग्राउंड में, शायद आपको उसका प्रेयर या प्रार्थना का शायद साउंड आपको आ रहा है कि पीछे प्रार्थना का साउंड नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? ओके फाइन, मुझे तो नहीं भैया अभी तो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं इसलिए कान में डाल लिया मैंने। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तो ये कोई पुरानी लैपटॉप है तो उसकी क्लैरिटी पता नहीं कितनी हो पाएगी। मैं तो ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले ये बात थी कि हम लोगों करते करते अभी फाइनली अध्ययन बिंदु तक पहुंचे हैं। शुरू करने के पहले पिछले सप्ताह भर में जो भी तीनों ग्रुप्स में जो बात हुई उस पर कोई मुद्दा है क्या जो चर्चा करने के लिए है? लास्ट सैटरडे को हमने कुछ कवर किया था बट बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया था। ग्रुप पे ही आपस में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात हो गई थी। ठीक है, तो ये मान लें कि अभी तक जीवन विद्या परिचय एक बुक पढ़ा हमने। एक्चुअली हम 3 चीजें की हैं अभी तक। परिचय शिविर किया है जो लगभग 31 सत्र में हुआ, 64 आवर्स की परिचय शिविर चली हमारी। उसके बाद हम लोग सहस्तित्ववाद एक परिचय बोल के एक पुस्तक को, संकलित पुस्तक है वो, उसको पढ़े, जो एक प्रकार से एक प्रारंभिक एक ओवरव्यू अवलोकन देता है। उसके बाद जीवन विद्या परिचय एक बुक है, उसकी हम लोग वीडियो भी देखें और उसके जो लिपिबद्ध पुस्तक है उसको भी सुने हैं, मतलब उसको भी देखे हैं। ये 3 पुस्तकें हमारी हो गई। एक चौथा था सहस्तित्ववादी विज्ञान बोल के, 1999 में श्रद्धेय नागराज जी के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सीरीज हुई थी। वो शायद कुछ लोग कुछ देख पाए, कुछ ग्रुप्स कुछ लोग नहीं देख पाए, तो मैंने ग्रुप पे निवेदन किया था कि उसको हम रोक देते हैं, उसको आगे करेंगे, अभी हम सीधे अध्ययन बिंदु में चले जाएंगे। तो ये मेरी मान्यता ठीक है अभी तक की? हाँ सही है भैया। ठीक है ठीक है। तो ये अध्ययन बिंदु पर एक पुस्तक संकलित करने का मैंने काम शुरू किया था 2015 में, 7 वर्ष पहले। तो कुल मिलाकर उसमें आइडिया ये था कि जब मैं स्वयं ही दर्शन को पढ़ना प्रारंभ किया, मेरी हिंदी भी कमजोर थी, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक तो मेरी हिंदी के प्रति एक ब्लॉकेज भी थी, हिंदी अक्षर पढ़ने, लिपि पढ़ने में, हिंदी में सोचने के लिए एक तो ये तकलीफ था। दूसरा मैंने ये भी देखा कि श्रद्धेय नागराज जी ने जो कुछ आगे की पुस्तकों में लिखा है, जैसे मनोविज्ञान एक पुस्तक है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को लिखी है, और अर्थशास्त्र में मुझे कुछ चीज़ें मिली जो काफ़ी सरल और सुलभ लगी भाषा के रूप में। परंतु वहां तक पहुंचते पहुंचते कई वर्ष मुझे तो लग गए थे, और उन दिनों लगता भी था लोग इतनी जल्दी पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते थे। तो उस समय मेरे मन में आया था कि क्यों ना उन्हीं के पुस्तकों से हम प्रारंभिक 2 पुस्तक बनाए, एक परिचय शिविर का इक्विवेलेंट और दूसरा अध्ययन बिंदु का इक्विवेलेंट। तो जो परिचय शिविर का जो इक्विवेलेंट है वो जीवन सहस्त्रतावादी परिचय बोल के एक संकलित पुस्तक भेज दिया था। ये अध्ययन बिंदु के इक्विवेलेंट की बुक है, 245 पृष्ठ में है ये सारी बुक, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और कुल मिलाकर जैसे यहाँ लिखा है, ये मध्यस्थ दर्शन प्रकाशित वाङ्मय से लिया है, तो इसमें कोई भी संवाद या इस टाइप की चीज को नहीं के बराबर उपयोग हुआ है। और श्रद्धेय नागराज जी ने कई सारे डायरीज भी लिखी है और कुछ लेख भी लिखे हैं, उसका संकलन अलग होगा। इस पुस्तक का कुल उद्देश्य यह है कि अध्ययन बिंदु को हम श्रद्धेय नागराज जी के ही शब्दों में पढ़ पाए, और हमको ये विश्वास बने, ये कॉन्फिडेंस बने कि हमने पूरे दर्शन के सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और सारे पुस्तकों में जो भाषा है, जो शब्दावली है, उससे अभी एक बार हमारा परिचय हो जाए, है ना। तो ये कुछ गाना शुरू हो गया, ठीक है।
तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्राथमिक वस्तु संकलन क्रमांक 2। क्रमांक 1 जो है सहअस्तित्वादिक परिचय के नाम से हमने पूरा किया था। ठीक है, तो ये 44 अध्ययन बिंदु बोल के एक बुकलेट है, जिन लोगों के पास नहीं है आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या कोई अपने ही ग्रुप में पोस्ट कर दें। अध्ययन बिंदु भी कैसे बना था? जीवन विद्या योजना सदय नागराज जी ने लेट 80s में इसका रचना किया था। जीवन विद्या योजना भी शिविर का नाम है, जीवन विद्या शिविर। जीवन विद्या योजना का जो मूल उद्देश्य है वो ये था कि जो वयस्क मानव हैं उनको जीवन के होने की सूचना देना, क्योंकि अभी तक मानव इतिहास में जीवन ही ओझिल रहा है। जीव शब्द वैदिक परंपरा में जीव शब्द का कल्पना दिया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भौतिकवादी विचारधारा के अनुसार ब्रेन या मेधस के अलावा और किसी चीज के अस्तित्व की बात उसमें स्वीकार्य नहीं है। तो जीवन विद्या योजना का मूल उद्देश्य ये था कि जनमानस में जीवन के होने की सामान्य जानकारी, जीवन का कार्यक्रम क्या है और उस कार्यक्रम के लिए फिर मानव अपने एक प्रकार से लक्ष्य को बना पाए, है ना, और उसमें अग्रसर हो जाए। ये जीवन विद्या योजना का मूल उद्देश्य था। तो प्रथम जीवन विद्या शिविर नागराज जी स्वयं ही लेते थे उन दिनों। कोई अलग से कोई जिसको आजकल हम लोग प्रबोधक नाम से जानते हैं या पहचानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। तो बताते हैं कि लेट 80s में, है ना, 80 के अंत के दशक में बेंगलोर में नागराज जी पहली बार उसको शिविर बोले थे, 1 महीने का शिविर। और बोले कि कुछ लोगों को समझ में आया हमारी बात, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आया। फिर 97 में आप देख सकते हैं कि उसकी एक विधिवत वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। आवनी आश्रम एक जगह है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, वहां पर उसका रिकॉर्डिंग किया गया था। उसी को आप लोग सभी लोग देखे होंगे, मेरा आशा है। और उसके बाद एक सत्य जी हुए, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में थे आईआईटी दिल्ली में, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में उनकी इंटरेस्ट थी। वो आज नहीं रहे हमारे बीच, उनका शरीर शांत हो गया कैंसर से। तो वो नागराज जी से बात करते करते फिर उनके मन में ऐसा आया कि क्यों ना लोगों के बीच में इस बात को व्यवहारिक ढंग से रखा जाए। तो 7 दिन की शिविर की फॉर्मेट वहां से शुरू हुई और कुल मिलाकर मंडे टू फ्राइडे लोगों को छुट्टी लेनी थी, इसलिए 7 दिन। और 7 दिन का जो एक शिविर फॉर्मेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब जो परिचय शिविर को आज हम पहचानते हैं, ये इसको मेरे भाषा में, मेरे नज़रों में ये व्यवहारिक शिविर है, जिसमें अभी का जो सामान्य जनमानस है, चाहे वो शहरों में हो, गांव में हो, उनके सामने जो समस्याएं हैं, जैसे भौतिकता को लेकर है ना अधिक रुझान है लोगों में, संबंधों में लेकर क्लेश है, शिक्षा को लेकर लोगों में मैंने टेंशन होता है, बच्चों को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो इन मुद्दों से बात करना शुरू करते हुए फिर ये 4 स्तर पर व्यवस्था, ये एक मॉडर्न इन्वेंशन है जीवन विद्या शिविर का, जो व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के रूप में श्रद्धेय बाबा जी भी बोलते थे। बट यदि आप दर्शन में देखेंगे, लिखित दर्शन में, तो व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के रूप में आपको नहीं मिलेगा। बहुत लोग इसको 6 स्तर पर व्यवस्था के रूप में भी पढ़ाए हैं, जैसे व्यक्ति में व्यवस्था, शरीर के साथ व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व के साथ व्यवस्था। ऐसे 6 लेवल्स ऑफ हार्मनी, है ना, इस रूप में भी। तो ये एक प्रकार से जो जन सामान्य भाषा है, लोक गम्यता, किसी भी विचारधारा के लोक गम्यता को बढ़ाने के लिए और आज के लोगों के लिए उसकी आवश्यकता क्यों है, इसको बोध कराने के लिए जीवन विद्या शिविर का एक बेसिक डिजाइन निकला। ये सब कहानी मैंने यहाँ कथा भारत इसीलिए है कि अध्ययन बिंदु बना कैसे। फिर 2005-06 में कुछ लोगों को लगने लग गया कि मतलब जो नागराज जी के ही संपर्क में थे, कि इसमें बहुत वेरिएशन होने लग गया है परिचय शिविर में, है ना। कोई कहीं से बोलता है, कोई और कहीं से बोलता है, कोई जीवन के 10 क्रियाओं को बता रहा है, कोई जीवन के 5 ही क्रिया को बता रहा है जीवन विद्या शिविर में, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या बहुत कठिन हो रहा है ना। कोई सुख से प्रारंभ कर रहा है, कोई सहस्तित्व से प्रारंभ कर रहा है। और लोगों ने अपनी अपनी भी बहुत सारे बात करते करते क्या होता है कि वी एंड अप मेकिंग योर ओन फॉर्मुलेशन, है ना। हमारे खुद की ही बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, जैसे स्लोगन्स जैसे कुछ चीजें बन जाती है,
है ना, चिंता है तो चिंतन नहीं, और है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें सुनने में आती है जो जनरली आपको दार्शनिक भाषा से ये थोड़ा दूर ही दिखेगा या दूर ही मिलेगा। ओह दैट साउंड स्टॉप्ड, रिलीफ, पीछे काफी लाउड था वो। तो फिर कुल मिलाकर इसको शमन करने के लिए, इसको शांत करने के लिए नागराज जी ने कहा कि नहीं, जीवन विद्या शिविर में 44 बिंदु कंपलसरी हैं, एंड ये 44 बिंदु प्रत्येक व्यक्ति को माने प्रत्येक जीवन विद्या प्रबोधक को इन 44 बिंदुओं को रखना चाहिए। इनफैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड सी कि मैं इसको पुल अप कर सकता हूँ कि नहीं। एक मिनट। हाँ, तब तक किसी को कुछ बात करनी हो, कुछ अपने ओर से रखना हो, जोड़ना हो, घटाना हो तो बता सकते हैं। हाँ जी, अभी तक मैंने जो कहा इस पर किसी को कुछ बोलना हो, घटाना हो, जोड़ना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। भैया जो डायरी हम लोग पढ़ रहे थे बाबा जी का, तो उसका भी अलग से संकलन आएगा? हाँ, वो बेसिकली आप लोगों को जो प्रारंभिक लेख के रूप में वो डायरी, वही माने इंडिपेंडेंट लेख थे वो, उसको आगे जाके संकलित करेंगे। अगले 1-2 वर्ष लगेगा उसको करने में। कुल मिलाकर जो 8:30 PM वाली जो बैच है वो आगे निकल गई थी, तो पढ़ने के लिए कुछ तो ये बुक तैयार होने तक कुछ चाहिए था, इसलिए फिर मुझे लगा कि उसको पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है भैया। हाँ, ये मिल गया मुझे विकल्प और अध्ययन बिंदु। 1 मिनट, मैं डाउनलोड ही कर रहा हूँ इंटरनेट से। 1 मिनट। एक ही कंप्यूटर, 1 मिनट। ठीक है, ये बन गया है। आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड नहीं आ रहा है? नहीं भैया, नहीं आ रहा है। नहीं भैया, आपका साउंड तो क्लियर आ रहा है। नहीं, बढ़िया, फिर तो काफी आपको इफेक्टिव। आता होगा। हाँ, मेरे कान है। तो ये एक, माइक तो ऐसे नॉइस फिल्टर काफी अच्छा होगा तो। हाँ वही। अच्छे से आ रहा है मुझे तो। ये किताब जो है हाँ मध्य दर्शन एक अवलोकन, हम लोग करीब 21 नंबर पेज तक पढ़ चुके हैं और चर्चा भी हो चुका है। अच्छा आपको कुछ बताना होगा तो बता सकते। अच्छा, 21 पेज तक। काफी अच्छा है। सुबह सुबह की सुबह उसमें की 21 पेज पढ़ चुके हैं हम। ये तो बहुत फास्ट है, आप लोग इस गति से पढ़ेंगे तो फिर। 1 मिनट, ये मॉर्निंग वाले ग्रुप में। जी हाँ जी भैया। तो देखिए, ये विकल्प एवं अध्ययन बिंदु यहाँ पर है। इसमें भैया एक था 12 नंबर के पेज पे पहले के पैराग्राफ में, संयम का ध्वनि है, ये एक वाक्य कुछ समझ में नहीं आया। हाँ 1 मिनट। पेज नंबर 12 फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, पहले हम ना अध्ययन बिंदु में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, हाँ जी ताकि हमको पता चले कि हम। हाँ भैया, शाम वाले 8:30 वाले बैच में भी हमने इसको पढ़ा है। हाँ कल परसों मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बाकी हम लोग 15 से 20 पे हो गया था हमारा बैच में। अच्छा ठीक है। इसमें लगभग 6-8 महीने लग गया था। तो ये मैं पढ़ता हूँ अध्ययन बिंदु, श्रद्धेय नागराज जी का लेखक ये है ना, इसको मैं पढ़ ही लेता हूँ ताकि हमको इसका जो कॉन्टेक्स्ट है अध्ययन बिंदु या जो संकलित पुस्तक है ये हमारे सामने आ जाए। ये दिख रहा है आपको सामने? हाँ भैया, दिख रहा है। मैं प्राकथन। हाँ, प्राकथन। मैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्य दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन क्रिया कार्यकलाप के लिए बिंदुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि अध्ययन बिंदु जो
बुकलेट है वो एक्चुअली जीवन विद्या शिविर का आउटलाइन है श्रद्धेय नागराज जी के अनुसार। इनफैक्ट यहाँ बोर्ड में जो लिखा है, लिख रहे हैं कि प्रत्येक प्रबोधक इन सारे बिंदुओं को स्पष्ट करे, ये उनकी अपेक्षा है। मेरी जानकारी में आज के दिन सारे के सारे 44 बिंदुओं को शायद ही कोई 7 दिन में बता पा रहा है ना। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकलिटी होती है, लोग कितना समझ पाते हैं, बहुत लोगों की विश्वास भी चाहिए कि हम 44 बिंदुओं को 7 दिन में बता पाएंगे इत्यादि। बट कुल मिलाकर यह है कि अभी जो जीवन विद्या परिचय शिविर हो रहा है उसको होना है ये पूरा अध्ययन बिंदु 44 जो बिंदु है। जो नहीं हो पा रहा है उसका कारण है कि ये अभी नहीं हो पा रहा है, बस है ना, कारण कुछ भी रहे। फिर लिखे हैं, मैं अपने में इस तथ्य को अनुभव किया हूं कि हर मानव का ज्ञान, विवेक व विज्ञान संपन्न होना आवश्यक है। यही अपना पराया के बीच कल्पित दीवारों को हटाने में सार्थक व सक्षम स्रोत है। ठीक, तो एक बड़ी चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना पराया का कल्पित दीवार, मानव में जो भेद है इसको हटाने के लिए ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता को सक्षम स्रोत बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा एक वो है कि निवेदन है कि मैं आज 7 बजे मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं कल पुणे से चला था, यात्रा करके राजकोट पहुंचा और आज 7 बजे यहाँ के लोगों को मिलना है मुझे, क्योंकि हमारा बीच में काफी मिस हो गया था, तो मुझे लगा आज का सत्र कम से कम हम कर लें। फिर लिखते हैं, तो वी विल क्लोज एट 7 PM टुडे, 1 hour 10 minutes में। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है ना। कुल मिलाकर जो मूल उद्देश्य है जीवन विद्या का वो है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। तो मानव चेतना का स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान है ना, उसके बारे में हम उस पुस्तक में आगे और देखेंगे। क्योंकि धरती बीमार हो गई, हर समुदाय असुरक्षा के चक्र में फंसता जा रहा है। इस अनिष्टकारी, सर्वनाशकारी परिस्थिति का कारण मानव में निहित अमानवीयता ही है। अमानवीयता ही जीव चेतना का स्वरूप है। हम आगे इसी बुक में अमानवीयता का स्वरूप क्या है इसको देखेंगे। इससे मुक्ति पाने के लिए, अर्थात मानव चेतना से संपन्न होने के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, अध्यक्ष दर्शन बनाम सहअस्तित्ववाद ही इंगित होने के अर्थ में जीवन विद्या कार्यक्रम है। सो सी वेरी क्लियरली, जीवन विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इससे किससे मुक्ति पाने के लिए, अमानवीयता अर्थात जीव चेतना से मुक्त होकर मानव चेतना से संपन्न होने के लिए ही जीवन विद्या कार्यक्रम है। इसे अध्ययनार्थ प्रस्तुत करते हुए स्वयं की सार्थकता को अनुभव करता हूँ। ये लगभग 2005 की लिखी गई है उनकी। एंड मुझे याद है कि मैं जब पहली बार परिचय शिविर लेने वाला था 2007 में पुणे में, मैं श्रद्धेय नागराज जी से बात किया था, अमरकंटक गया था, तो मैंने कहा कि मैं शिविर लेने का सोच रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कैसे लिया जाए, तो उन्होंने कहा इसका तो डिज़ाइन हमने बनाया है। तो मुझे बड़ी मतलब अच्छी खुशी हुई कि मुझे लगा कि, क्योंकि तब तक मैंने ये सोचा था कि मेरे पहले जो वरिष्ठ लोग थे जो शिविर लेते थे, उन दिनों बागड़िया जी, गणेश बागड़िया जी एक हैं वो लेते थे, सोम त्यागी जी लेते थे और साधन भैया, 3 लोग लेते थे प्रमुख रूप से परिचय शिविर, जिसको प्रबोधन कार्य कहते हैं। तो मुझे लगा ये तीनों के शिविर के डिजाइन को लेके एक मिश्रण बना के मैं लूंगा, है ना, ताकि थोड़ा सा मेरी टू बी ऑन द सेफर साइड। तो जब श्रद्धेय नागराज जी ने कहा कि हमने लिखा है, तो मुझे लगा इन लोगों का क्यों कॉपी करूं, मैं तो इन्हीं का शिविर कॉपी करूंगा। तो वो किसी को अंदर से बुलाए और ये अध्ययन बिंदु की बुक जस्ट छपी थी उस समय 2007 में। तो उन्होंने कहा ये है जीवन विद्या शिविर। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये तो सारा अध्ययन बिंदु बहुत सारा है इसमें तो उन्होंने कहा यही जीवन विद्या शिविर है ना, आप लोग जो पढ़ाते हैं वो पता नहीं क्या है। तो मैंने पूछा हम लोग जो पढ़ाते हैं या बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं क्या है। उन्होंने कहा उसका नाम गोष्ठी है, बातचीत करके आदमी का मन बना पाए ताकि वो आगे जीवन और जीव चेतना और मानव चेतना और इससे संबंधित ज्ञान को वो सुन पाए। उसके लिए पूर्व तैयारी है, उसको उस जगह से वो देखते थे, है ना। एंड तो कुल मिलाकर उन्होंने ये भी कहा कि पहला मुद्दा इसमें देखेंगे, मध्यस्थ दर्शन अध्ययन बिंदु, यहाँ पर उद्देश्य लिखा है, ये जीवन विद्या शिविर का उद्देश्य है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु
मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु, सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु। ना काफी बड़ा स्कोप है। फर्स्ट से लेकर तीसरे पॉइंट तक देखेंगे तो 1 से 2000 वर्ष के मानव इतिहास को उन्होंने लिख दिया है ना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मेरे अनुसार 1000 वर्ष लगेगा। ठीक, तो उसमें लिखे हैं वर्तमान स्थिति धरती तापग्रस्त, लेफ्ट में प्रदूषण का छा जाना, सभी मानव समुदाय असुरक्षित। तो आज तो और ये बढ़ते ही जा रहा है, हर जगह क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है। किसी को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, और आवश्यकता क्या है? धरती का संतुलित रहना, ऋतु संतुलन बना रहना, धरती पर मानव का अक्षुण्ण बना रहना, ये जीवन विद्या शिविर का उद्देश्य है। हम नीचे जाते हैं। अब तक कोई क्वेरी? मुझे लगता है हम एक बार अध्ययन बिंदु के फ्रेम को पहले देख लेते हैं ब्रॉडली, ताकि वो हमारे मनपटल में आ जाए। उसके बाद फिर हम पुस्तक में जाएंगे, ताकि हमको फिर ये भी स्पष्टता रहे कि इसी को स्पष्ट करने के लिए वो पुस्तक है। तो हमको ये भी जांचना है कि इसमें जितने बिंदु दिए हैं वो सारे वो संकलित पुस्तक में पूरा हो गया है कि नहीं। ये ठीक है? ठीक है। प्रस्तावना, समाधान। तो समाधान की आवश्यकता के बारे में पहले बातचीत है कि क्यों और कैसे का उत्तर। तो पुस्तक का आप देखेंगे अध्याय 1 के आसपास इसको एड्रेस किया गया है। समृद्धि का परिभाषा दिया है, परिवार सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। सहज शब्द का उपयोग किया गया है, ये हिंदी भाषा में पहली बार शायद नागराज जी उसको इस विधि से उपयोग कर रहे हैं। हिंदी में की और का, ये दोनों जो है जेंडर स्पेसिफिक या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अर्थ में ग्रामेटिकली प्रॉब्लम आ जाता है। नियम का उत्पादन, नियम की उत्पादन, तो नियम फिर फीमेल या मेल हो जाता है। तो उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक करने के लिए उन्होंने सहज शब्द का उपयोग किया है। तो यहाँ पर सहज का मतलब है में से के लिए। दिस इज द वे यू हैव टू रीड द वर्ड सहज 98% ऑफ द टाइम्स। ग्रामेटिकली है ना, व्याकरण के अर्थ में उसको उपयोग किया गया है। नियम में उत्पादन, नियम से उत्पादन, नियम के लिए उत्पादन, ये इसको पढ़ने का विधि है। फिर लिखे हैं अभय, परस्पर न्याय, सुलभता। आपको याद होगा कि ये मानव लक्ष्य के अर्थ में हमने अभी तक कुछ इन पुस्तकों में देखा है। समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो अभय का मतलब है परस्पर न्याय, सुलभता और सहअस्तित्व, चारों अवस्थाओं में संतुलन। उसी को दूसरे भाषा में लिखा है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जीना। तो आगे जो हम अध्ययन करेंगे और श्रद्धेय नागराज जी के हम कुछ ऑडियो भी सुनेंगे, तो हम देखेंगे तो कि पूरे समझने के वस्तु को ये 6 डिजिट शब्द का प्रयोग करते हैं वो 6 डिजिट है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। फिर लिखे हैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ज्ञान ही अपने में सहअस्तित्व रूपी। इसमें लिखा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो चिंतन एक क्रिया है जीवन में, इसको हम पढ़ेंगे। प्रयोजनों का चिंतन होता है ना। अस्तित्व में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी का प्रयोजन जो है ये चिंतन पूर्वक स्पष्ट होता है। हम लोग भी, मैं मानता हूँ आप हम जो अभी जैसे रविवार के सायंकाल समय निकाल के इसके सामने बैठे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि हमारा प्रयोजन क्या है, मनुष्य के जीने का प्रयोजन। क्योंकि अभी जो प्रयोजन है, जो भी आजीविका को पूरा करना और भोगना और घूमना, इससे हमारा मन या पेट भरता नहीं है ना। तो इससे बड़े प्रयोजन के उद्देश्य से ही हम इसको सुन रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो सहअस्तित्व रूपी 3 ज्ञान की बात हम देखेंगे। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है, और विवेक और विज्ञान। तो कुल मिलाकर ये उद्देश्य है जीवन विद्या का कि इसका बोध होना। बोध होने का तात्पर्य ग्रहण होना, समझना, स्वीकार होना। तो बोध होना शब्द भी दर्शन में 2 अर्थों में हम देखेंगे। एक ही अर्थ में है, समझने के अर्थ में है।
जब ये निरंतरता के लिए समझ में आ जाता है, इसका नाम है बोध। उसके पहले जब वो सामान्य रूप से समझ में आ जाता है, इसका नाम है भास या आभास, है ना। तो भास, आभास, प्रतीति 3 शब्द है जिसको आगे हम अध्ययन में देखेंगे। इस पुस्तक से, इस वाले बिंदु से हम ये मानेंगे कि हम परिचय वाला क्रम लगभग पूरा कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन वाले क्रम से जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं। अभी अध्ययन शुरू नहीं हुआ है, अध्ययन बिंदु कर रहे हैं हम। अध्ययन के सारे बिंदुओं को ओवरव्यू बनेगा, अवलोकन बनेगा। उसके बाद इसके बाद हम पुस्तकों के अध्ययन में जाएंगे या पुस्तक सहित हम पढ़ेंगे। इसलिए जो हमारी बातचीत है, इसके बाद मेरी ये मान्यता होगी कि ये सारे भाषा आप कहीं ना कहीं सुने ही हैं, सोचे ही हैं, है ना। तो इस पर स्पेसिफिकली यदि किसी का कोई ध्यान जाता है या किसी मुद्दे पर आपको यदि चर्चा करना है, कहीं भी आप मुझे रोक सकते हो। इसी फ्लो में आपको सोचना ये कोई आवश्यक नहीं है ना। ये वाली बात पक्की क्लियर है ना। क्योंकि जैसे अस्तित्व दर्शन, ज्ञान, दर्शन में कई जगह हमको अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ऐसा शब्द का प्रयोग मिलेगा, है ना। और यहाँ पर ज्ञान भी लिखा है, ये दोनों एक ही अर्थ में है। ऐसे ज्ञान को लोकापीकरण करने के क्रम में लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, जीवन विद्या योजना है, जीवन विद्या शिविर, जीवन विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीकरण, है ना। तो आप देखेंगे कि जीवन विद्या को अध्ययन करते हुए, कराते हुए, जीने का प्रयत्न, अभ्यास करते हुए बहुत सारे हमारे मित्र मंडली शिक्षा या मानवीय शिक्षा का स्वरूप कैसे होगा, इसको लेकर विचार मंथन अलग अलग ग्रुप्स में कर ही रहे हैं। आप में से जो लोग इच्छुक हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कर भी सकते हैं। उसकी सारी जानकारी मध्य दर्शन की वेबसाइट पे कनेक्ट बोल के एक लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तीसरा है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज प्रमाण। देखिए, सहज शब्द आया है, मतलब में से के लिए प्रमाण। तो ये हम स्वराज व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। एक किसी को म्यूट करना है, सॉरी, 1 मिनट। ठीक, तो ये कुल मिलाकर ये योजना है। इस योजना के क्रम को देखेंगे। लोक शिक्षा योजना मतलब सर्वप्रथम अडल्ट एजुकेशन। आप हम जैसे लोगों के साथ नागराज जी ने जीवन विद्या शिविर चलाया ताकि मानव को इसकी जानकारी मिले। फिर फॉर्मल एजुकेशन, जो विधिवत अध्ययन है ना, जो विद्यालयीन शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें शिक्षा का मानवीकरण, ये अपने में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। क्योंकि शिक्षा की वस्तु ना, शिक्षा का क्रम क्या होगा, उसके लिए 1-2 प्रयत्न भी चल रहे हैं प्रयोग के रूप में, है ना। अछोटी एक जगह है रायपुर में, वहाँ पर एक छोटा स्कूल चल रहा है। ये रायपुर में एक स्कूल चल रहा है, बेमित्रा में एक कन्वेंशनल, सेमी कन्वेंशनल स्कूल चल रहा है। तो इसके लिए प्रयोग चल ही रहे हैं। लोक शिक्षा योजना भी देखेंगे तो अभी दर्शन के शोध मटेरियल अभी तैयार हो ही रहा है। जैसे ये बुक अभी अभी संकलित हुआ, है ना। कई वर्षों से मुझे भी लगता था कि अध्ययन बिंदु को लेकर कोई एक बुक हो, तो वो विचार मेरे मन में आया 2006 में। अभी 2022 हो रहा है, 16 वर्ष के बाद बन पाया। तो श्रद्धेय नागराज जी ने बाकी सारी जो चीजें लिखी हैं, लगभग अनपब्लिश्ड, है ना, अप्रकाशित, लगभग 10,000 पृष्ठ हैं। तो दर्शन इज नॉट अ जोक, है ना। दर्शन अपने में काफी वास्ट कोई चीज है। उसको भी शोध करके उसमें जो भी चीजें, उपयोगी चीजें हैं, ये या वस्तुएं हैं अध्ययन के लिए, आगे आगे शोध पत्र के रूप में करेंगे। ये यानी कि जो 3600 पेज अध्ययन के वास्ते निश्चित है, उसके अलावा 10,000 पेज है। हाँ, उसके अलावा जो पब्लिश्ड बुक्स हैं वो 3600 पेजेस हैं, और जो डायरीज हैं, उन्होंने 30 वर्ष डायरी लिखे हैं, है ना। और लगभग मेरे अनुसार 30 वर्ष के डायरी यदि आप देखेंगे तो लगभग प्रति वर्ष 200 पेज तो डायरी में लिखे हैं, तो 6000 पेजेस उन डायरीज में है। 85% कंटेंट वही है डायरीज में जो लिखी है, या 90%। 10% ऐसी कंटेंट है डायरी में जो या तो थोड़ा एडिशनल है या जो लिखा है उससे थोड़ा भिन्न है। तो उसको मैं प्रतिदिन अभी 1 घंटा 2 घंटा देखता हूँ, और उसमें से जो भी उपयोगी चीजें हैं उसको अलग करते जा रहा हूँ।
वो एक लंबी प्रक्रिया, आप लोग भी कर ही सकते हैं, दिस इज ऑल ओपन है ना, इंटरनेट पे है, तो एनीबडी कैन डू इट, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने बाकी लोग नहीं कर सकते। फिर लेख है, आप ऑनलाइन इसकी मध्यस्थ दर्शन लाइब्रेरी बोल के आप सर्च करेंगे ना नेट पे, होपफुली इट शुड बी द फर्स्ट लिंक दैट यू फाइंड, उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, है ना, मध्यस्थ दर्शन लाइब्रेरी, इट शुड बी द फर्स्ट लिंक, हाँ आ ही गया, लाइब्रेरी बोल के, अच्छा ये बिंग लाइब्रेरी सेंटर, यहाँ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लेख भी मिलेंगे आपको, तो अलग अलग टॉपिक्स, विषय वस्तुओं पर नागराज जी ने लेख लिखे हैं, जैसे शिक्षा पर, जीवन क्रियाओं पर, नीति पर, ये सारा उपयोगी है। इसमें से कुछ भाग हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी है, कुछ भाग लोकाभिकरण के लिए या मानव मानव के बीच संवाद या जनवाद के लिए उपयोगी है, ऐसा। मेरा मानना है कि सभी लोग उसको देखे ही होंगे, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देखना चाहिए। इस चैट विंडो में उसका लिंक अभी डाल रहा हूँ, एक मिनट, वेरी स्लो, आई ब्रॉट माय वाइफ्स कंप्यूटर, मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करता हूँ पुणे में, थोड़ा सा ट्रेडिशनल आदमी हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो आज मुझे लगा कि ये होली हो गया, ये यहाँ पर, ओके, चैट गया कहाँ है, ओके, हियर आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक, ताकि आप में से ये मैंने चैट बॉक्स पे लिंक भेज दिया है ना, उसमें आपको मिलेगा। तो पूरी लाइब्रेरी उसमें है, और ऑडियो फाइल्स लगभग 100 घंटे के ऑडियो अभी रिलीज हैं पब्लिकली, 500 घंटे का ऑडियो अभी एडिटिंग में है। आज ही किसी से बात हुई, होपफुली 1 वर्ष में ऑडियो एंड अबाउट 80 to 90 आवर्स ऑफ वीडियो है रिकॉर्डिंग, ये पूरा सामग्री है। बट मेन कोर जो है ये 3600 पेजेस में है, ये जो 4 दर्शन, 3 वाद, 3 शास्त्र और संविधान और परिभाषा संहिता, ऐसे 12 पुस्तक है। और संवाद नहीं है इसमें भैया? हाँ, संवाद ऑफिशियल, मतलब इनिशियली पब्लिश्ड ऑफिशियल लिटरेचर के साथ नहीं है, 2 संवाद भी हैं, सो 12+2 और 2 संवाद आएगा। मैंने कम से कम, जैसे ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी आएगा पहले, तो उस पर मैं भी काम जस्ट शुरू किया, आज ही उठाया हूँ उसको, संवाद 3 और 4। तो भैया शिक्षा में जो जैसे महेंद्र जी काम कर रहे हैं, इस तरह से ये भी काम हो रहा है ना? हाँ, शिक्षा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो 3 ग्रुप हैं शिक्षा में काम करने वाले मेरी जानकारी में। एक महेंद्र भाई एक 3H प्रोग्राम बोल के, क्योंकि वो कनाडा में रहते हैं तो उसके हिसाब से उसकी पैकेजिंग को 3H, हैप्पीनेस, हेल्थ, ऐसा हार्मनी कुछ है, याद नहीं है मुझे भी। एक दूसरा, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉल्स देमसेल्फ UCF, यूनिवर्सल करिकुलम फ्रेमवर्क। बेसिकली नागराज जी ने कक्षा 1 से लेकर 10 तक का शिक्षा की पूरी आउटलाइन दी है, तो डेवलप कर रहे हैं वो लोग। और तीसरा एक ग्रुप में मेरी वाइफ भी है उसमें, और मानव तीर्थ से साधन भाई हैं, शिक्षा के मानवीकरण के प्रोजेक्ट के रूप में, उनके बीच एक 4-5 लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 3 अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, ये नंबर 2 में शिक्षा के मानवीकरण में। फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया, मेरे जैसे लोग इस पर कुछ शोध बना के, कुछ संकलित पुस्तक, कुछ शोध पत्र, ये सब कर रहे हैं, तो ये सब इवॉल्विंग स्टेज में है। हो सकता है 4-5 वर्षों में और ठीक ठाक मटेरियल स्टेबल हो जाएगा, 5 वर्ष तो लगेंगे। और लोक शिक्षा में, शिक्षा का मानवीकरण में पूरा कंटेंट डेवलप होके, उसकी थियोरी डेवलप होके पूरा करना मेरे अनुसार तो 8-10-12 वर्षों का काम, और उसको फिर प्रयोग करके उसमें कुछ निष्कर्ष निकालना और एक 12 वर्षों का प्रयोग है, तो इट्स अ 25 ईयर प्रोजेक्ट। सेकेंड वाला, ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के नाम से कुछ लोगों ने कुछ छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट्स इधर उधर की थी, वो सब अलग अलग स्टेजेस में है ना, अलग अलग आई वुड से उसकी जो सक्सेस है अलग अलग दृष्टि में, कुछ एरियाज में सक्सेस मिला, कुछ में नहीं मिला। उसका कारण भी यही है, यानी एक महत्वपूर्ण चीज, आप में से कितने लोग दर्शन को और सीरियसली आगे ले जाना चाहेंगे या उसको आकलित करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन लोक शिक्षा मतलब जीवन विद्या
को ठीक से समझना, उसका अध्ययन करना, उनके निष्कर्षों को ठीक से प्राप्त करना के बाद ही ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था वाली चीज में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रूप में, एक्सपेरिमेंटल का मतलब प्रयोगात्मक विधि से कुछ सफलताओं को देखा जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, हमारे अंदर मान्यता अभी की होती है, क्योंकि हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ पहले से सोचे हैं, दुनिया में पहले से कुछ मॉडल्स हैं जीने के लिए इम्प्लीमेंट, उसी का कोई एक जोड़ जुगाड़ करके हम ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऑफकोर्स उसमें जहां तक वो सहअस्तित्ववादी दृष्टि के अनुकूल है वहां तक सफलता मिलती है, जहां प्रतिकूल है नहीं मिलती है। ठीक है, ये भी एक कारण है। बहुत सारे लोग फिर ये भी पूछते हैं कि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, ये सब मिला। ये हम अध्ययन के बिंदुओं को देखेंगे तो हमको थोड़ा सा ज्ञात होगा कि कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। ये जो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ बताया, ये जो 3 चीजें लिखी है, ये नागराज जी ने मेरे अनुसार 1 से 2000 साल इसमें पूरा कर लिया है। जीव चेतना से मानव चेतना में लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, 3 बुलेट्स। मेरे अनुसार ऐसा है। कम हो गया तो अच्छी बात है, बट इतना होने में आश्चर्य नहीं है। ठीक है। ये तो जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद है, ये होने का अध्ययन। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है दर्शन का। जीवन विद्या शिविर का नाम प्रयोग हम ऐसे कर लेते हैं कई बार, बट बेसिकली ये कह रहे हैं कि दृष्टा जीवन है। मुख्य मुद्दा ये है ना, और ये बार बार आएगा। क्रक्स पॉइंट ये है, दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन। 20वीं शताब्दी तक मानव परंपरा अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा। सो हम जब बुक को पढ़ेंगे तो वो समीक्षा वाली पार्ट से बुक शुरू करता है। अवलोकन जो बुक अभी भेजा है, व्यक्तिवादिता तथा समुदायवादिता पनपना सर्वविदित है। इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनलिज्म, है ना। तो व्यक्तिवादिता में यह है कि मेरी चलेगी, समुदाय मतलब सामुदायिकता की श्रेष्ठता। जैसे मैं जहां पर हूं, मैं आपको बता रहा था अभी, एक प्रार्थना चल रहा है, एक समुदाय विशेष का है। तो जो लोग एक विचारधारा को मानते हैं या किसी एक धर्म या उसके किसी कुनवे में जिनका जन्म हुआ है, उससे सामुदायिकता पनपती है। अभी मॉडर्निज्म या जो उपभोक्तावाद है या कंज्यूमरिज्म भी एक प्रकार का समुदायवाद ही है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त किए और एक प्रकार के जीवन शैली या कंफर्ट के आदि लोग एक बड़ा वर्ग बन गया है। इट इज स्टिल ओनली मे बी 8% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन संख्या के रूप में बहुत अधिक है ना। जिसको डिजिटल डिवाइड, लैंग्वेज डिवाइड और मॉडर्निज्म का डिवाइड भारत में दिखता है, जिसको इंडिया एंड भारत बोलते हैं। ये भारत में बहुत ही शार्प एक लाइन दिखती है। तो हमारे जैसे बातचीत करने वाले लोग, जो मध्यम वर्गीय लोग कहलाएंगे, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना, इन लोगों का उठना बैठना अपने ही जैसे लोगों के बीच में होता है। ये भी एक प्रकार का समुदाय ही है। अभी मैं अहमदाबाद स्टेशन में आया था आज सवेरे, तो मुझे 2 घंटे की वेटिंग की टाइम थी अहमदाबाद स्टेशन में। तो मैं सोच रहा था कहाँ रुकूं, तो पैदल जब जा रहा था तो मैंने देखा IRCTC लाउंज बोल के एक रूम था। तो मैं अंदर चले गया, क्योंकि मैंने रेलवे स्टेशन पर, आप तो जानते ही हैं, भारतीय रेलवे स्टेशन में बैठने की जगह ही नहीं है, पूरा भरा है सवेरे 6:15 बजे। तो यहाँ सोफा वोफा था बढ़िया, मैं बैठ गया। तो फिर मुझे लगा सवेरे कॉफी पी लूं उधर। तो मैंने जाके पूछा, तो उसने कहा यहाँ बैठने का 1 घंटे का 56 रुपये आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ले लो, है ना। तो उन्होंने 56 रुपये मेरे से ली वहां बैठने की, लाउंज में 1 घंटे का। एंड इट वॉज एन एक्सक्लूसिव लाउंज, एक 25 लोग ही बैठे थे वहां पर। बाकी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, जिनको 56 रुपये नहीं देना था या देने की कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और बहुत सारे लोग एंट्रेंस के सामने जो हॉल है वहां नीचे ही लेटे थे, वहीं सो रहे थे, है ना, उसी बीच। सो भारत में ये सामुदायिकता इस अर्थ में अभी हम देख सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट लाइन लिखा है, समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, इसका बोध होना। किसको बोध होना? ये जीवन विद्या प्रबोधक को बोल रहे हैं कि तुम जब जीवन विद्या शिविर लेते हो तो समाज और समुदाय में अंतर है, इसको तुमको ठीक से रखना चाहिए।
यहाँ तक किसी को कुछ रखना है? भैया ये दृष्टा पद में मतलब हम ऐसे ही समझेंगे ना कि देखने वाला जो है वो जीवन ही है। ठीक है। देखने वाला, दृष्टा का मतलब समझने वाला, देखने का मतलब समझना, है ना। तो आंखों के द्वारा जो वस्तु देखता है एक दूसरे को, वो है जीवन, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में एक कुत्ते या बिल्ली के आंखों में आंख डालकर जब हम देखते हैं, तो ऐसा हमको एक सेंस मिलता है, एक फीलिंग मिलता है कि अंदर कुछ वस्तु है, आई एम वॉचिंग समथिंग। ये एक अवेयरनेस हमारे अंदर बनी रहती है। वही चीज आप किसी मेंढक या किसी चींटी के साथ अनुभव नहीं कर सकते। चींटी या मधुमक्खी की आंखों में आंख डालकर देखिए, एंड आंख उसका एक प्रतीक है, परंतु मैमल्स में जिसमें जीवन होता है, आंखों में डालने से एक सेंस आता है कि कोई वस्तु है, इसको कह रहे हैं जीवन। जी भैया, जैसे आज मैं देख रहा था, मेरे हमारे यहाँ बकरी है, तो बकरी को मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, तो मैंने वो ऐसे अंदर मतलब उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था मैं, तो ऐसे लगा जैसे वो मतलब ऐसे जैसे मैं देखता हूँ वैसे मेरे को देख रही है वो इस तरह। हाँ बिल्कुल। वैसे बकरी को क्यों पकड़ा आपने? वो भैया हमारे यहाँ दूसरी जगह जहाँ उसको चरने के लिए रखते हैं दिन में, करने के लिए वहां से फिर उसको घर पे लेके आते हैं, तो वो अच्छा, बाहर निकालते हैं तो वो भाग जाती है इधर उधर, भाग जाती है। इसीलिए पकड़ के रखा। दो है तो एक को पकड़ लेते हैं तो दूसरी उसके पीछे पीछे आ जाती है। हाँ, वही। तो जानवरों को, जो मैमल्स हैं जिनमें जीवन होता है, उसको देखने से ये हमको ज्ञात होता है कि कुछ है ना, ये हमको पता चलता है। तो यही जीवन ही दृष्टापद। और आगे जाके देखेंगे हम जीवन क्रियाओं में कि प्रत्येक क्रिया दूसरी क्रिया को देखती है। तो पूरा जीवन विद्या का उद्देश्य यह है कि जीवन क्रिया हमको समझ में आए। जीवन ज्ञान प्रथम ज्ञान है ना। प्रथम ज्ञान का तात्पर्य है कि मैंने प्रमुख ज्ञान, प्रमुखता में समझने की वस्तु है जीवन। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो पहला मुद्दा है अस्तित्व दर्शन, है ना, जीवन विद्या शिविर के लिए। सो मेरा एक कल्पना है कि किसी दिन जीवन विद्या शिविर में ऐसे ले पाऊं, यहाँ जैसे लिखा है वैसे परिचय शिविर को। देखिए कहाँ तक सफल भैया हो, कब हो पाता है। आजकल जो परिचय शिविर लेते हैं उसके बाद में अध्ययन बिंदु शिविर ऐसा कहा जाता है। और हाँ एक बात यह है कि परिचय शिविर में जितनी संख्या होती है उसकी 5 या 10% भी अध्ययन बिंदु में नहीं आ पाती है। और अध्ययन में तो बहुत ही कम है। अभी गुजरात में मैं था ना, अभी प्रयास अच्छे हो रहे हैं कि सीधे परिचय के बाद में अध्ययन में लगे और गुड़कियां वगैरह होके फिर उनको ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं। पर उसके बाद जो अध्ययन बिंदु होती है उसमें से तो बहुत कम आते हैं। और अगर रेशियो भी अगर देखा जाए, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, नो कंप्लेन नथिंग, और ऐसा कुछ जजमेंट भी नहीं है। पर 10 परिचय शिविर के सामने एक अध्ययन बिंदु शिविर होती है, और वो भी 100-200 की। और परिचय शिविर में तो यहाँ 400-500 तक की संख्या होने लगी गुजरात, है ना। बिल्कुल वही है कि ये तो होगा ही। अभी अधिकांश जो मानव है ना, वो अपने ये सब मैंने इनमें जो इच्छा है, इसको दार्शनिक भाषा में हम देखेंगे आगे, इसका नाम है प्रेरित इच्छा। प्रेरित होकर करते हैं। सभी लोग सीए के लिए ट्राई करते हैं, है ना, सीए बनने के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, जेई क्रैक करने के लिए आदमी दिन भर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको अपना उद्देश्य पूरा होते हुए कहीं ना कहीं दिखता है, भले ही उस उद्देश्य के प्रति वो अस्पष्ट हो। बड़ा उद्देश्य क्या है? कुल मिलाकर पद और पैसा दोनों चाहिए, है ना। हम शिक्षा पद मतलब एक सम्मान और संसार में पद के लिए, तथा पैसा मतलब हमारे खर्चे निकलते जाए, है ना, हमारी जिंदगी को कुछ स्थिरता मिले, भौतिक स्थिरता, इसके लिए आदमी सोचता है। तो इसीलिए परिचय शिविर वाले क्रम में क्योंकि इस पर बात अधिक होती है और संबंधों को लेकर बातचीत अधिक होती है और स्वयं के जीने की दिशा को लेकर बात, तो जिसको फलवत ज्ञान कहा है नागराज जी ने, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्विक विन, परिचय शिविर में बहुत सारा मिल जाता है। उसके बाद ये इसके मूल के अध्ययन के बिंदुओं को पढ़ने लायक प्रेरणा होना 100 में से फिर एक आदमी को होता है, 1% मेरे अनुसार, है ना। तो
उसके 100 में से 10% लोगों को, 100 आदमी यदि अध्ययन बिंदु में आएगा तो उसमें से 5% 5 लोग जो है अध्ययन के लिए आते हैं। ठीक है, अध्ययन के लिए आते हैं मतलब पुस्तक पढ़ने के लिए। देखिए अभी अपना ही ग्रुप है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अब ये हमने अलग से कोई एडवर्टाइजिंग तो किया नहीं, लोगों को मैसेज भेज दिया। लगभग 300 पार्टिसिपेंट है उसमें, है ना। और जो हमारा वीकली कॉल है उसमें शुरुआती क्रम में 40-50 लोग आते थे, अभी जनरली हम 15 लोग रहते हैं। ऐसे आज के दिन 14 है, दैट इंक्लूड्स मी, सो देयर आर 13 मोर पीपल। मान लेते हैं 10 एक लोग बाद में देख भी लेते हैं। 25 आदमी रेगुलर में ही करना, जबकि ये मतलब घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है ना, केवल 2 घंटे निकालना है सैटरडे संडे, और है ना सारी जानकारियां भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। उसके बाद ये गति है, तो इससे समाज में जो मानसिकता है और लोगों की जो प्राथमिकता है, जो आवश्यकता है, इसका पता चलता है ना अब के समाज का। धीरे धीरे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा क्या पता। पर वहां से तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई। जब शिविर लेते थे तो एक समय नागराज जी को सोचिए, उनको ज्ञान हुआ और उनको बताना था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है ना। सीधा दिव्य मानव को समझने के लिए 10 आदमी तैयार नहीं हो रहा था। वहां से तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई है। पुस्तक ही पब्लिश नहीं हुए थे, अभी तो सारा ऑनलाइन आ गया, बहुत सारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। भैया जिसको स्टडी करना हो मटेरियल तो बहुत है, यानी कि इतने सारे, यानी कि ये कुछ भी हो, ये ऑनलाइन की वजह से। अब जैसे हापुड़ का है तो मैंने वहाँ के पिछले 5 दिन सुन डाले, 67 वीडियो डाउनलोड कर डाले, काफी अच्छा रहता है यानी कि इस तरह से। और बाबा जी के भी जो वीडियो सुनते हैं आधे आधे घंटे के, जो 100 वीडियो, उसमें तो मैंने 30-40 तो कम से कम सुने हैं। तो उपलब्धि तो खूब है। और परंतु सही बात तो क्या है कि प्रोफेस करना, जिसको जीना करना, ये अच्छी लगने वाली बातें हैं और खटकने लगी है कुछ बातें जो पहले की हैं। पर सीधा सीधा अपने अकेले, यानी कि हमारे घर में हर एक ने शिविर कर भी लिए, मैं तो 1 साल से ही हूँ इसमें, पर घर में सबने कर लिया और अच्छा बन रहा है यानी कि। पर आपने जैसे कहा, ऐसे लोगों को यानी कि ले जाना मुश्किल तो है, यानी कि थोड़ा स्वभाव गति में तो बड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, नहीं समय तो लगता है। देखिए बुद्धिज्म का बोलते हैं कि गौतम बुद्ध, अब मान लेते हैं बुद्ध जी को कुछ ज्ञान हुआ था, विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिटेल, बोलते 250 वर्ष तक तो कुछ लिखा ही नहीं गया था, केवल ओरल ट्रेडिशन थी। तो सारी चीजें लिखित में आने 250 वर्ष बाद चीजों को लिखी गई। अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स वी फाइंड ऑफ व्हाट द बुद्धा अटर्ड, या उन्होंने क्या कहा, ये 250 वर्ष के बाद की है। वेदांत परंपरा में 1000 वर्ष पहले बोलते हैं कि साउथ में एक रामानुजाचार्य बोल के एक व्यक्ति हुए थे तमिलनाडु में, उनको ब्रह्म सूत्र जिसको वेदांत बोलते हैं वो पढ़ना था। वो लुप्त थी, कहीं मिला ही नहीं। वो ढूंढते ढूंढते उनको बद्रीनाथ जाना पड़ा। वहां जब गए तो वो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट में सारी चीजें लिखी थी, ब्रह्म सूत्र और मूल भाष्य जो है शंकराचार्य जी का। तो फिर बताते हैं कि वो 2 वर्ष उस गुफे में रहकर उसको हैंड राइटिंग कॉपी किए, है ना, और फिर वापस आए और उनको बताया गया है कि इसको तुमको किसी को बोलना नहीं है। तो इतना ज्ञान को बना के रखना लिखित रूप में मानव परंपरा में इतना दुर्लभ है। अभी तो सारा क्लाउड में अपलोड हो गया है और ना धीरे धीरे इट विल टेक अनदर 10 years। और सही बात तो क्या है भैया कि उस वक्त की जो भाषा थी वो कॉमन भाषा नहीं थी, संस्कृत है। अभी जो हिंदी में है, आप जैसे को थोड़ा भारी पड़ता है, पर हमारे लिए तो वरदान है। पर हमारे लिए भी ये जितना आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरी तो मदर टंग हिंदी है, और आपके लिए जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट है हमारे लिए भी है ये परिभाषा। तो गौरव का आज अर्थ देखा तो गौरव जो हम शब्द लेते हैं उससे तो बिल्कुल अलग है। गौरव में स्वीकृति है, और हम तो गौरव यहाँ से अभिमान के रूप में या ऐसे कुछ प्राइड के रूप में ही लेते हैं। वही तो ना, तभी तो इसको चेतना विकास कह रहे हैं। वो करेक्ट। शब्द और भाषा एक ही होता तो फिर हमको पहले से सारी जानकारी थी, तो पढ़ेंगे कैसे हम नए दर्शन को। ये एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है हमको ध्यान में रखने के लिए। देखिए ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना ये तो हम कर लेंगे, है ना। आप अभी अभी होपफुली विद इन अ मंथ एक छोटी एक अपनी टीम काम कर रही है जीवन विद्या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वहां पर
अभी लॉकडाउन के समय बहुत सारे वीडियोस हुए थे, तो हमारे ही साथी बहुत सारे मित्र 40-50 लोग प्रत्येक बुक के प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन किया है। वो लगभग 80-90% एक्यूरेट, 80% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए मेरे अनुसार। मूल मुद्दा है कि दृष्टि क्या है हमारी इसको देखने की। हम पढ़ के बातचीत कर लेंगे, सुन लेंगे, परंतु ये प्लेनार शिफ्ट है। जीव चेतना एक अलग प्लेन है, मानव चेतना एक अलग प्लेन है, और जो हमारी कठिनाई है वो यही है कि जो नई प्लेन है, जो जागृति की प्लेन है, जो दृष्टि है, वो हमारे मनपटल में आता नहीं इतने सुलभता से, इसीलिए कठिनाई लगती। और अच्छी बात है, तभी तो शिफ्ट होगा। यदि आसानी से आ गया तो फिर शिफ्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, पहले से जो चल रहा है वही ठीक है। और अद्भुत है, अद्भुत है। और बाबा जी की भाषा तो रियली परिभाषा, मैं तो किसी मेरे जिसको ये पता नहीं लगता है उसको ये परिभाषा दे दूं, इसके 5 शब्द भी अगर तुम्हें आते हो तो तत्प्रभ हो जाते हैं ये भाषा देख के। तो प्रथम बिंदु है अस्तित्व दर्शन, संपृक्तता। मैं केवल उसको पढ़ूंगा क्योंकि ये सारे के एक्सप्लेनेशन हम पुस्तक में देखेंगे ही, बट मुझे लगता है हम पहले एक बार अध्ययन बिंदु को देख लें, ताकि ऑफिशियली हमने जो लिखित फ्रेम है उसको एक बार वो हमारे मन में आगे आ जाए आगे बढ़ने के पहले। तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक का मतलब इकाई, वस्तु संपृक्त है। संपृक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑपोजिट वर्ड है संपृक्त। इसके 2-3 पहलू हैं, भीगा, डूबा और घिरा। तो प्रत्येक वस्तु, वस्तु का मतलब यहाँ पर वास्तविकता, एक वस्तु। तो व्यापक वस्तु एक शब्द है और एक वस्तु एक शब्द है। ध्यान दीजिए, दोनों के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तु का मतलब जो वास्तविकता को व्यक्त किया हुआ हो, है ना, इसको वस्तु कह रहे हैं। ये फिलोसॉफिकली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस बात को वस्तु कहेंगे, किस बात को अवस्तु कहेंगे, है ना। जैसे बौद्ध दर्शन या भारतीय भी कुछ दर्शनों में यदि हम देखेंगे तो जैसे विचार को अवस्तु मानते हैं क्योंकि बदलता रहता है, इस पर हम आगे आएंगे ना। बट दर्शन में विचार को वस्तु बोला है ना। वृत्ति एक क्रिया है जीवन में, विचार एक वस्तु है। हम जो सोचते हैं उसका एक स्थायित्व है, कुछ समय के बाद वो परिवर्तनशील, मतलब कुछ समय के बाद वो बदल जाता है। तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक वस्तु संपृक्त है। तो एक वस्तु भीगा है, डूबा है, घिरा है, इसको आगे हम देखेंगे। 3 पहलू है, तीनों मिलाकर संपृक्तता। भीगे रहने के कारण प्रत्येक इकाई या प्रकृति ऊर्जा संपन्न है। किसमें भीगे रहने के कारण? व्यापक वस्तु स्वयं ऊर्जा है ना। तो उसमें भीगे रहने के कारण प्रत्येक वस्तु ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता का स्वरूप क्या है? बल संपन्नता के रूप में है ना। सो इट हैज सम बल। बल का स्वरूप क्या है? प्रत्येक इकाई में चुंबकीय बल संपन्नता, मैग्नेटिक पोटेंशियल है उसमें। ये भीगे रहने का मतलब है, ठीक। तो इसको हम आगे जाके श्रम गति परिणाम के रूप में समझेंगे। एक दूसरे के साथ में रहने की जो प्रवृत्ति है, यही बल संपन्नता है। उदाहरण के रूप में जैसे धरती है और चांद है, दोनों बल संपन्न है ना। दोनों में चुंबकीय बल संपन्नता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान कर निर्वाह करते हैं। एक स्थूल उदाहरण है बल संपन्नता का। डूबा रहने से क्रियाशीलता, है ना, डूबे रहने से। इस पर भी हम लोग पहले थोड़ी मोड़ी बातचीत किए हैं। हम देखेंगे कि मुद्दे उतने ही हैं पूरे दर्शन में। ये 44 ही बिंदु हैं, इन्हीं के गहराई, इन्हीं के अंतर संबंध, इन्हीं की स्पष्टता हमारे अंदर विकसित होती जाएगी। कुल मिलाकर अध्ययन का क्रम यही है, वो माने विस्तार से लेकर हम उसको कंडेंस करते हुए, सिंथेसाइज करते हुए जाएंगे। ये अध्ययन का प्रोसेस है, ठीक है ना। जो हम अभी अध्ययन बिंदु, ये वाला जो अवलोकन वाला बुक है, ये कंडेंस्ड वर्जन है पूरे वस्तु का। फिर उसको हम फैलाएंगे पूरे वांग्मय में, फिर उसको कंडेंस करेंगे। ये शास्त्र अध्ययन का मतलब, ठीक। तो क्रियाशीलता, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि बार बार वही सारे शब्द है ना, और मुख्य मुद्दे उतने ही आएंगे। तो डूबे रहने से क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ, या तात्पर्य क्या है कि प्रकृति व्यापक वस्तु में क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है।
और ये भैया क्रिया डूबे रहने से क्रियाशीलता कैसे, ऐसा कुछ समझ आ सकते हैं क्या? ये भीगा होने से ऊर्जा संपन्नता है, वो ख्याल में आ रहा है थोड़ा, और गिरा रहने से नियंत्रण नहीं, ये भी ख्याल में आ रहा है, पर डूबा होने से संबंध कहीं कहीं पढ़ा है हमने, और ये क्रियाशीलता, हाँ संबंध इसमें भी होगा सर। तो ठीक है। इसमें इस विधि से आएगा कि प्रकृति क्रिया करने के लिए व्यापक वस्तु में स्वतंत्र है, व्यापक वस्तु रोकता नहीं है ना, डूबा है इसीलिए क्रिया करने के लिए। इट्स लाइक मान लीजिए कि आप माने पानी में, पानी के भीतर कूद जाते हो, फिर पानी में आपको जहां जाना है आपकी क्रियाशीलता बनी है, आपको पानी रोकता नहीं, वो आप डूबे हैं इसीलिए। एक्चुअली नहीं डूबा रहना कोई संभावना है, मतलब हम ये कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि इकाई हो और व्यापक में डूबी न हो, ये हमारे कल्पना में आती ही नहीं। यदि ऐसा आता, मान लेते हैं कि इकाई का 1/3 भाग व्यापक वस्तु के बाहर है, फिर वो भाग क्रियाशील नहीं हो पाएगा, स्थान ही नहीं है उसको क्रिया करने का, ठीक है, ठीक है ना। तो जिस स्थली में प्रकृति, ये बहुत ही मार्मिक बिंदु है ना, ये सारी चीजें एक प्रकार से मानव इतिहास में पहली बार इस विधि से प्रस्तुत किया गया है मेरे अनुसार, इस विधि से। तो क्रियाशीलता ये अस्तित्व दर्शन का भाग। तो फिर 3 गतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, समगति, विषम गति और मध्यस्थ गति। इन तीनों की काफी ठीक ठाक चर्चा उस पुस्तक में आई है, संकलन में। पुस्तक का मतलब संकलन। घेरा रहने से नियंत्रण, है ना। तो इकाई व्यापक में है, तो जैसे मेरा हाथ है तो व्यापक वस्तु में नियंत्रित है, तो इसके सभी ओर व्यापक है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता की एक सीमा है, ठीक है ना। उसी को फिर नियम और संतुलन के रूप में भी हम देखेंगे। तो ये नियम, नियंत्रण, संतुलन को पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था में हम अध्ययन करेंगे, प्रत्येक एक में करेंगे और तीनों में करेंगे। इसी को फिर नियति कह रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। व्हाट इज नियति या डेस्टिनी? डेस्टिनी इज दिस एवोल्यूशन। ये जो विकास क्रम है प्रकृति में, एक इकाई दूसरी इकाई के साथ, इसी को फिर नियति कह रहे हैं। फिर नीचे आते हैं इसी चार्ट में, ये क्रियाशीलता होने से आचरण समझ में आता है। आचरण को भी देखेंगे तो आइसोलेटेड नहीं है ना, ऐसा नहीं कि केवल स्वयं में व्यवस्था है और बड़े व्यवस्था में या संपूर्ण व्यवस्था में भागीदार नहीं है, नहीं। प्रत्येक एक अपने त्वा सहित व्यवस्था, त्वा मतलब उसका जो सार है ना। जैसे गाय का गायत्व, मानव का मानवत्व, है ना, बेल का बेलत्व, तो ये बेलत्व सहित व्यवस्था है और संपूर्ण व्यवस्था में प्रत्येक इकाई भागीदार, ठीक है। और तो ये जो एक के नीचे एक लिखा है, इसको आपको एक ब्रेस ब्रैकेट डालकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसी को फिर स्वत्व, स्वत्व का मतलब क्या हो गया? ये मानव के लिए स्वत्व है। स्व का मतलब होना, त्व का मतलब व्यवस्था, सूत्र। तो हम अपने स्वत्व को समझना चाहते हैं, है ना। तो व्यवस्था, सूत्र और पूरकत्व उपयोगिता के रूप में कैसा है, ये फिर यहाँ पर दिखता है। ये जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है या जो नियति है, इसी को फिर नित्य वर्तमान कह रहे हैं, ऑलवेज वर्तमान। शायद इस पर ग्रुप पर पिछली बार बात हुई थी शनिवार को। नित्य और वर्तमान ना, कभी मिटता नहीं, इसीलिए नित्य। और वर्तमान मतलब वर्तते रहना, जिसमें श्रम, गति और परिणाम होते रहता है प्रकृति में। इसका मतलब व्यापक वस्तु भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है, और व्यापक तथा प्रकृति में अविभाज्य संबंध है ये नित्य वर्तमान। ये बेसिक जो आइडिया है दर्शन का, अस्तित्व दर्शन में, वो ये है। फिर मूल सिद्धांत जो है, मूल चेष्टा के रूप में श्रम, गति और परिणाम की सिद्धांत है प्रकृति में। ये पूरे अस्तित्व दर्शन वाले पक्ष को देखेंगे तो इकाई और व्यापक में संबंध को बताते हुए प्रकृति इवॉल्व कैसे होती है ना, जिसको फिलोसॉफिकली एवोल्यूट्स बोलेंगे। भारतीय परंपरा में इसको काफी चर्चा की गई है। यहाँ मध्य दर्शन में कह रहे हैं श्रम, गति, परिणाम पूर्वक होता है ना। श्रम का तात्पर्य क्या हो गया? 2 इकाइयों में या 2 अंशों में साथ में रहने की प्रवृत्ति बराबर श्रम। वो मिल के घूर्णन तथा वर्तुलात्मक गति में भागीदार होते हैं। घूर्णन गति मतलब अपनी ही धुरी पर घूमना,
वर्तुल गति का तात्पर्य है कि मध्यांश जो है उसके सभी ओर घूमना, वर्तुल गति, तो इसको गति, और फिर परिणाम। वो जो भी फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने में एक परिणाम, जैसे मेरा हाथ अपने में एक परिणाम, 5 उंगलियां मिलकर हाथ है, इसको हम परिणाम बोलेंगे, दिस इज अ रिजल्ट, है ना। ये साथ में रहने की इसकी एक श्रम है ना। ये उंगली बाकी हाथ के साथ जुड़ा है, इसके लिए कोई श्रम शरीर में लगा ही हुआ है, ठीक। वो जब डिजनरेट होता है तो हाथ टूट जाता है, ठीक है ना। और गति क्या हो गया, ये जो अभी अभी भी गति में ही है, बल्कि क्योंकि हमारे कल्पना में गति का मतलब कोई घूमना, जैसे हमारे कल्पना में होता है, तो हाथ का एक दूसरे के साथ जो भी भागीदारी है, ये उसकी गति के अर्थ में ही है। तो श्रम गति परिणाम। श्रम का लक्ष्य है विश्राम मानव में, है ना। तो सर्वप्रथम परिणाम का अमरत्व किसी को जीवन या गठनपूर्ण परमाणु के रूप में आप पढ़े होंगे अभी तक, है ना, जो भी 2-3 पुस्तकें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। दूसरा श्रम, तो प्रत्येक मानव श्रम से मुक्त होना चाहता है, आप हम भी श्रम से मुक्त होना चाहते हैं। समस्या बराबर श्रम, है ना, समाधान बराबर विश्राम। तो यहाँ पर समाधान लिखा है, समाधान होने से अभिदय होता है, अभिदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान, है ना। फिर सर्वतोमुखी समाधान होने से पहले मानव चेतना हाथ लगता है, उसके बाद देव मानव हाथ लगता है। तो श्रम का विश्राम में 2 स्थितियां हैं, मानव और देव मानव। तो अवलोकन वाली पुस्तक में हम मानव और देव मानव के दृष्टि, विषय और स्वभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। गति का गंतव्य, डेस्टिनेशन ऑफ मोशन, इसका नाम है आचरण पूर्णता। यहाँ पर यदि आप लिखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिया पूर्णता शब्द आएगा श्रम के नीचे। श्रम का विश्राम होने से क्रिया पूर्णता, गति का गंतव्य होने से उसको नाम देते हैं आचरण पूर्णता। यही दिव्य पद या दिव्य मानव शब्द का भी प्रयोग किया गया। एक ही मिनट। जो कुर्सी है ये बहुत अनकंफर्टेबल था, नीचे कुछ तकिया रख लिया। ये इन्होंने कोई एक रूम दिया है मुझे रहने के लिए 15 दिन, और इसमें प्रॉब्लम इस रूम में इतना ही है कि इसमें एक भी खिड़की नहीं है। इट्स अ क्लोज रूम लाइक अ होटल रूम, देयर इज नो विंडो, बंद है दोनों तरफ से। तो व्यापक वस्तु को ही व्यापक शब्द, क्योंकि सर्वथा एक सा व्याप्त है। पारगामी, इकाई में व्यापक वस्तु पारगामी है, इकाई का आर पार है। इसका मतलब जहां पर इकाई है वहां पर भी व्यापक वस्तु है, जहां इकाई नहीं है वहां भी व्यापक वस्तु है। पारदर्शी, क्रियाशीलता की बात आई थी, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो असहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो आप मुझे पहचान पाते हैं, मैं आपको पहचानता हूं, ये इसीलिए संभव है क्योंकि व्यापक वस्तु स्वयं पारदर्शी है। निरपेक्ष ऊर्जा और एक नाम है, नाम है का मतलब ये सब गुण है, दीज आर ऑल क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ व्यापक वस्तु। तथा चेतना, चेतना कब शब्द का प्रयोग किया है, चैतन्य होते समय चेतना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। कई बार इसको हम केवल नामकरण बोल के छोड़ देते हैं, जबकि व्यापक शब्द किस बात को इंगित कर रहा है, एक ही वस्तु के इतने डायमेंशंस हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स है, गुण के रूप में है ये, तो हर जगह है, इसीलिए इसका नाम व्यापक। इकाई का आर पार है इसीलिए पारगामी। 2 इकाइयों के बीच में पारदर्शी, स्वयं में निरपेक्ष ऊर्जा, क्योंकि इकाई इसमें रहने से ऊर्जित है। तथा मतलब भौतिक वस्तु, तो भौतिक वस्तु ऊर्जित होते समय ये ऊर्जा के रूप में समझ में आता है। और जीवन वस्तु इसमें चेतना संपन्न है। तो आप हमारे में सोचने, समझने, पहचानने, भाव संपन्न होने के लिए जितनी भी ताकत है, ये व्यापक में रहने के लिए, इसीलिए चेतना युक्त है, इसीलिए चैतन्य इकाई नाम दिया उसको। तो जीवन चेतना युक्त है,
इसीलिए चैतन्य इकाई नाम दिया है, ठीक है ना। उसी चेतना को व्यक्त करने का एक स्तर जो है उसका नाम है जीव चेतना। फिर इसी चेतना को अनुभव करके व्यक्त करने का एक स्तर है, इसका नाम है मानव चेतना। फिर उसी चेतना को व्यक्त करने का या जानने का तथा जीने का एक स्तर है, इसका नाम है देव चेतना। एंड अंततः संपूर्णता का ज्ञान एवं संपूर्णता को व्यक्त करने की जो ताकत है, इसका नाम है दिव्य चेतना। ये समझ में आता है? चेतना की ही प्रकटन है ये। तो व्यापक वस्तु में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चैतन्य इकाई में इसको समझ के प्रकट करने की ताकत या पात्रता विकसित होती है। हाँ भैया, आज ही सुना था बाबा जी के, यानी एक ग्रुप में आया था कि व्यापक भी, यानी व्यापक को भी वो व्यक्त होना होगा तो इकाई चाहिए ही। हाँ, तो व्यापक वस्तु इकाई के द्वारा ही व्यक्त होती है। हाँ हाँ। तो आप हमारा जो देखने का जो स्तर है ये फिर अभी लिमिटेड है ना। तो हमारी दृष्टि, हमारा उद्देश्य, मतलब हमारा विषय, फिर हमारे जो गुण है जिसको हम स्वभाव कहेंगे, ये एक स्तर का है, इसी का नाम है फिर जीव चेतना। ये चेतना शब्द व्यापक वस्तु के लिए इंगित किया गया है। कब? इकाई चैतन्य होते समय उसको फिर चेतना नाम, ये महत्वपूर्ण चीज। दोबारा कहना भैया, जीव चेतना से। चैतन्य इकाई व्यापक वस्तु को कितना प्रकट कर पाती है, उसके अनुसार चेतना का नामकरण या प्रकटन है ना। इसको जागृति के अर्थ में भी लिखा है। पशु को, जीवों में जो जीवन है उसको नाम दिया है अजागृत। मानव में फिर 3 स्थितियां हैं, एक अल्प जागृत या अल्प विकसित, दूसरा अर्ध विकसित, मतलब आधा कर पा रहा है, आधा नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद पूर्ण विकसित। म्यूट है भैया आपको। हाँ सॉरी, अभी आप लोगों को भजन का साउंड नहीं आ रहा पीछे से? नहीं भैया। अच्छा, ठीक। एक मिनट है। हम्म। तो ये चेतना शब्द का प्रयोग हमको अच्छे से सोच लेना चाहिए, इसको मैंने समझ लेना चाहिए। फिर लिखे हैं मूल बिंदु सहअस्तित्व, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन, इसी को सहअस्तित्व कह रहे हैं। इसको समझने का जो क्रम है वो भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति, ये मनुष्य में जागृत होने की प्रक्रिया है। सत्य भास होना, सत्य का आभास होना, सत्य प्रतीत होना तथा सत्य अनुभूत हो जाना, सत्य में अनुभूत हो जाना। इसको आगे हम देखेंगे। फिर आते हैं इस मुद्दे पर, इसमें लिखा है प्रकृति में संपन्नता। तो 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। इसमें एक टेबल को हम अध्ययन करेंगे जिसमें ऊर्जा संपन्नता के साथ क्रियाशीलता। प्राण अवस्था में देखेंगे तो ऊर्जा संपन्न भी है, क्रियाशील भी है तथा स्पंदनशील भी है, पल्सेशन भी है उसमें, है ना। तो सांस लेकर छोड़ने वाली प्रक्रिया को स्पंदनशीलता कह रहे हैं। जीव अवस्था में स्पंदनशीलता के साथ आशा संपन्नता। तो इसके पहले जो भैया से जो उन्होंने जो कहा कि बकरी पकड़ने से जो लगता है कि उसमें कुछ है, वो बेसिकली आशा संपन्नता के कारण, जीने की आशा। तो बकरी में जो जीवन है वो जीना चाहता है, ये हमको उसको देखने से ज्ञात होता है। इसके लिए कोई अलग या विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ज्ञान अवस्था में देखें तो आशा संपन्नता के साथ ज्ञान संपन्नता। ऐसे मानव समझता है जैसे अभी हम ज्ञान संपन्नता के अर्थ में अभी समय दे रहे हैं।
फिर अनुषंगीयता एक कंसेप्ट है, इसको हम अस्तित्व दर्शन में देखेंगे। उसमें परिणाम अनुषंगीयता, बीजानुषंगीयता, वंशानुषंगीयता और संस्कार अनुषंगीयता, ये वाली चीज परिचय शिविर के क्रम में भी हमने इसको कवर किया था, सभी लोग कवर करते ही हैं। तो अस्तित्व के 4 अवस्थाओं को फिर इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। पदार्थ तथा प्राणावस्था मिलके जड़ प्रकृति कहला रहा है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था मिलके चैतन्य प्रकृति कह रहे है ना। तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में जो शरीर है वो प्राण अवस्था का है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो जड़ प्रकृति में क्रियाशीलता तथा स्पंदनशीलता द्रष्टव्य है, और चैतन्य प्रकृति में चेतना संपन्नता, जीने की आशा के रूप में। तो देखिए इसमें जीने की आशा, उसके साथ जीव चेतना और मानव चेतना की बात। तो हमको जीव चेतना क्या है और मानव चेतना क्या है, इसको ठीक से सोच के समझना चाहिए। क्रियाओं में वर्गीकरण को देखेंगे तो भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया की चर्चा आएगी। फिर ये प्रत्येक एक में, भौतिक क्रिया में भी, रासायनिक क्रिया में भी, जीवन क्रिया में भी, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया मिलके जड़ प्रकृति कहला रहा है ना। तो जड़ प्रकृति में 2 प्रकार की क्रिया है, भौतिक और रासायनिक, और फिर चैतन्य प्रकृति में एक ही है, उसका नाम है जीवन क्रिया। ये प्रत्येक जड़ और चैतन्य में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा स्थिति गति अविभाज्य होना इसका अध्ययन। तो आप सोचिए ये परिचय शिविर है सदय बाबा जी का, दिस इज हिज परिचय शिविर है ना। तो इसके योग्य लोग होना पड़ेगा, ये हम लोग हो पाए, यही अपनी कामना है। पदार्थ अवस्था में श्रम गति व परिणाम का अध्ययन, प्राणावस्था में स्पंदन सहित श्रम गति परिणाम का होना, इसको भी हम देखेंगे। परिणाम क्रम में अनेक यथास्थितियां उपयोगिता पूरकता सहित अपने त्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये क्या परिणाम क्रम है? जो प्रकटन का क्रम है प्रकृति में, तो अनेक प्रकार के परमाणुओं का होना, परमाणु रचनाओं का होना है ना, पिंड का होना, फिर पानी का प्रकट होना, किसी भी धरती पे पानी होना एक बड़ा एक डेवलपमेंट है। फिर आम्ल और क्षार का होना है ना, एसिड एंड एल्कली, ये कैसे बनता है? पानी में ही किन्हीं मिनरल्स के मिलने से आम्ल और क्षार का होना है ना, एसिड और एल्कली, एसिड और बेस के रूप में हम लोग अध्ययन किए हैं। इसमें उपयोगिता और पूरकता होना, इसमें फिर खींचातानी या झगड़ा नहीं है, ये उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। इसको आगे समाधानात्मक भौतिकवाद नामक पुस्तक में और विस्तार से दिया है, उसको अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार होना। इसमें मूल मुद्दा ध्यान में देने के लिए हमको हमारे पास यह है कि ये जो त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, ये देखने की दृष्टि है, ये वास्तव में ऐसा है, ये समझने का मुद्दा है। क्योंकि उन्हीं चीजों को देखकर किसी को लगता है कि खींचातानी है, उन्हीं चीजों को लेकर किसी को लगता है कि उपयोगिता पूरकता है। ठोस विरल रूप में परमाणु, तो परमाणुओं को भी देखेंगे तो ठोस सॉलिड के रूप में भी है ना, तरल के रूप में भी है, और विरल गैसेस के रूप में है। अणु के प्रजातियों से कोई भी धरती समृद्ध संपन्न होने के बाद स्वयंस्फूर्त विधि से यौगिक क्रिया में प्रवृत्ति फलस्वरूप रसायन संसार का होना, जल, क्षार, आम्ल, रचना तत्व और पुष्टि तत्व का बनना। तो ये एक लंबी एक श्रृंखला है अस्तित्व दर्शन में, इसको हम अवलोकन वाले पुस्तक में देखेंगे। आप लोगों को ये चेक करना है कि पुस्तक में ये पॉइंट्स आए हैं कि नहीं, यदि नहीं आए तो उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको लाइन बाय लाइन देखकर नहीं किया, मेमोरी से किया हूँ। जो कंपाइलेशन है मेमोरी से, मतलब एक फ्रेम बनाया पुस्तक का और उसमें पुस्तक के अलग अलग भागों को सजा, मतलब पैराग्राफ्स को लेते गए। तो यौगिक क्रिया किसको कह रहे हैं? 2 प्रकार के परमाणु अपने अपने आचरण को त्याग कर तीसरे प्रकार के आचरण को जब व्यक्त करते हैं, इसका नाम है यौगिक क्रिया। इसके लिए सर्वसामान्य जो उदाहरण लिया गया है दर्शन में, वो पानी का है। तो पानी में जलने वाला वस्तु मतलब ऑक्सीजन, जलाने वाला वस्तु हाइड्रोजन, मिल के अपने अपने आचरण को त्याग के प्यास बुझाने वाला वस्तु है ना, ऐसे भाषा उपयोग किया है, को बनाते हैं। इसका नाम है यौगिक क्रिया है ना, फलस्वरूप रासायन संस्कार संसार। सो दिस इज व्हाट इज कॉलिंग एज द केमिकल एक्टिविटी। एक फिजिकल एक्टिविटी है
है ना, एक केमिकल एक्टिविटी, एक जीवन एक्टिविटी। तो बच्चों को पढ़ाते समय ये तीनों एक्टिविटियों को पढ़ाना है। अभी हम नहीं पढ़ा पाते, हम फिजिक्स पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, दोनों में अंतर एग्जैक्टली क्या है बच्चे क्लियर नहीं हो पाते। इन जीवन एक्टिविटी एक तीसरी ही चीज है, ये तो पूरा गोल ही रहता है ना, ब्रेन में आके समाप्त हो जाता है। तो ये जल का होना, क्षार और आम्ल के बारे में मैंने बात कर ली थी। रचना तत्व और पुष्टि तत्व की बात आगे और करेंगे कि पुष्टि तत्व का तात्पर्य क्या है और रचना मतलब प्राण अवस्था का होना। यह सब अपने आप ही प्रकट हो रहा है। इसका कारण क्या है? सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। अगेन ये इस धरती पर हो रहा है, अन्य धरतियों में नहीं है। अभी 10 मिनट है हमारे पास। 7वें नंबर पे है, इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर धरती पर प्राण अवस्था का उद्भव होना। तो उद्भव, विभव और प्रलय, तीन शब्दों को हम अध्ययन करेंगे दर्शन में। तो 4 प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर धरती पर प्राण अवस्था का उद्भव होना, मतलब प्रकट होना, ये अपने आप ही हो रहा है ना, एवोल्यूशन में। तो मध्यस्थ दर्शन के अस्तित्व दर्शन वाले भाग को देखेंगे, थियरी ऑफ एवोल्यूशन को, तो ये सेल्फ इवॉल्विंग है, इसमें कोई करता नहीं है ना। एंड जो अल्टीमेट कॉज है, जो मूल उद्देश्य है इस सारे का, वो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होना है। ठीक, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य दर्शन शास्त्रों में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि हम सांख्य दर्शन को देखें हैं, सांख्य एक दर्शन हुआ था, है एक कपिल मुनि बोल के एक महर्षि का लिखा हुआ है, ये प्रतिपादित है। उसमें प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है और एक पुरुष की एक कंसेप्ट दी गई है ना। और उसमें ये बताते हैं कि प्रकृति होने का कारण ये है कि पुरुष कुछ करना चाहता है ना। तो फाइनली सारी चीजें इस पुरुष के जागृति के अर्थ में लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या है? सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है ना। सो ये जितना भी एवोल्यूशन हो रहा है धरती पर, ये क्यों हो रहा है यदि देखेंगे तो सहअस्तित्व में होने के लिए ही हो रहा है। तो इसका प्रत्येक पक्ष को फिर सहअस्तित्व के रूप में हम अध्ययन करते हैं और संपूर्णता को भी लेकर सहअस्तित्व के अर्थ में अध्ययन करते हैं। अभी 5-7 मिनट है, थोड़ा सा केवल हम पढ़ रहे हैं ताकि हमको पोर्शन या सिलेबस हमारे मनपटल में सामूहिक रूप से आ जाए, है ना। और थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ। बुक को पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। अभी तक जो बात हुई उस पर किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो, कहना हो तो रख सकते हैं। कुछ नहीं, सब तृप्त, क्वेरी नहीं है, ठीक है। 8वें नंबर पर लिखा है, तो इसको फिर यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा है। तो बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज बनना, अपने में बहुत ही एक शानदार नोटिस करने लायक और अनुभव करने लायक एक घटना है प्रकृति में, जिसको हम प्रत्येक एक अपने घर बार जहाँ रहते हैं उसको देख ही सकते हैं ना। और इसको फिर प्राण पद चक्र कह रहे हैं। तो फिर हम इन 4 चक्रों के बारे में भी बात करेंगे। एक प्राण पद चक्र है, एक भ्रांत पद चक्र है, एक देव पद चक्र है, और दिव्य पद, पद मुक्ति को कह रहे हैं। सो ये स्टेटसेस हैं। तो पद का तात्पर्य क्या है आगे जाके हम देखेंगे पुस्तक में। 8वें नंबर पे, प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत प्राणावस्था के अवशेषों से स्वेरत संसार की निष्पत्ति या प्रकटन होना। तो हम ध्यान रखेंगे कि अस्तित्व दर्शन में मूल में इकाई का संपृक्त होना, भीगा रहना, डूबा रहना, घिरा रहना, उसके साथ फिर ये चीजें हैं, है ना। उसके बाद ये सारी चीजें प्रकटन के रूप में हम चित्रित करने का प्रयत्न करेंगे। प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत प्राणावस्था के अवशेषों से स्वेदत संसार, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो पसीने से निकलता है, इसको आपने ऑडियो वीडियो में सुना होगा श्रद्धेय नागराज जी के द्वारा। तो जो सड़ता है पत्ता, उससे फिर कीड़े मकोड़े या भुनगी कीड़ा अपने आप प्रकट होता है। इसका और उदाहरण वगैरह हम बाद में लेंगे। 9वें नंबर में फिर परमाणु में विकास। तो ये विकसित परमाणु, ये जीवन परमाणु होने तक उसका नामकरण है विकास क्रम।
है ना। जीवन परमाणु होना मतलब ऐसा परमाणु होना जिसमें अंशों की संख्या का जुड़ना घटना संभव नहीं है, इसका नाम है जीवन परमाणु। इसको विकास कह रहे हैं, दिस इज डेवलपमेंट। तो विकास कब कह रहे हैं? जब उस स्थिति से पूर्व की स्थिति में जाने की संभावना सर्वथा समाप्त हो जाती है। इसका नाम है चैतन्य परमाणु या जीवन परमाणु। इसी का नाम है गठन पूर्ण परमाणु, क्योंकि गठन की पूर्णता हो गई। फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे तो स्टेबल एनर्जी स्टेट बन गई उसकी, उसकी इंस्टेबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसको नाम दे रहे चैतन्य पद, है ना। तो पद शब्द जो है पोजीशन, प्रकृति में एक डेवलपमेंट की एक स्टेज है मध्य दर्शन में। इसको फिर जीवन पद या चैतन्य पद लिखा है। स्वेदत संसार से अंडत संसार का प्रकट होना, तो अंडा देता है एक, है ना। ये कुछ बता रहा है। वी हैव अनदर 4-5 मिनट्स। तो और एक दो पॉइंट शायद, पता नहीं सारे पॉइंट हो पाएंगे क्या, थोड़ा रश हो जाएगा। ठीक, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। भैया 7:30 तक नहीं, 7 बजे तक है? हाँ, आज 7 बजे तक है। मैं जहाँ ठीक आया है, हूँ, मैं ठीक आज ही आया राजकोट, और मुझे ठीक है, ठीक लोगों है। से मिलना है। तो उनको एक्चुअली 6 बजे मिलना था, मैंने कहा सत्र है तो 7 तक करके। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। वो कंटिन्यूटी भी ब्रेक, मैं आपको बोल रहा था ना, हाँ हाँ प्रेरित हाँ, इच्छा। जब लंबे टाइम गैप हो जाती है तो बहुत कम लोग वापस आते हैं। करेक्ट। वो इतने फ्लोट। तो, इससे ज्यादा तो हमारे सुबह के उसमें रहते हैं भैया, पर पता नहीं क्यों आज नहीं है। आई फील सॉरी फॉर देम। नहीं नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है नहीं कि ग्रुप में। नहीं, ऐसा है, यानी अच्छा रहता है, उनके लिए भी अच्छा रहता है इस तरह से। हम्म, ये शायद टाइमिंग जो है और टाइमिंग हो जा रहा है। इवनिंग में लोग शायद परिवार के साथ 5:30 से 7:30 देना चाह रहे हैं। बट मुझे ये भी लगा तो कि जनरली आप एक वोटिंग, आज जय भाई ने एक वोटिंग रखा था आपके राजकोट में, उनको भी एक करना था, तो हाँ या ना, या इतने बजे। तो आप भी एक वोटिंग की पैटर्न रख दो ना कि भाई ये टाइम रखना है या नहीं है, वही हाँ या ना। वो उसमें वही देखना है कि एक्चुअली 5:30 to 7:30 रखने का ये भी है कि ये समय जनरली वेस्ट होता है, तो उसको उपयोग हो जाए, और दोपहर ट्रू के ट्रू, समय वेरी हम ट्रू। अपने अध्ययन के लिए यूज करें। नहीं तो क्या घूमेंगे, हाँ। जा बाहर जाके चाट खाएंगे, क्या करेंगे 5:30 बजे सैटरडे। नहीं, अच्छा है, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है भैया। हाँ, नहीं वही सबका अलग अलग। ठीक है ना। ठीक। ठीक है, 668 तो हो ही गया। तो कुल मिलाकर स्वेदज संसार से अंडज संसार का प्रकट होना। तो ये जो स्वेदज है ये पसीने से निकल रहा है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना प्रकटन में। यहाँ पर एक अंडा बन रहा है और अंडे से फिर चीजें प्रकट हो रही है। तो ये पर 10 दिन स्वेदज पसीने से कैसे? वो तो यानी कि सड़ने वगैरह से होता है ना? उसी को पसीना कह रहे हैं। वो अच्छा, ठीक है। सड़ने से जो पानी जो उसमें से निकलता है उसको पसीना कह रहे हैं। हमारे शरीर में भी वैसे ही है ना, जब टेम्परेचर बदलता है, शरीर की कोई एक अवस्था बनती है, तो अपने आप पानी प्रकट होता है अपने शरीर से। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो पत्ते में जब हीट होता है तो गर्मी होती है, तो पत्ते की जो नमी है वो बाहर निकलती है, और सड़ते हुए पत्ते के अवशेष के साथ मिलके वो एक चलने फिरने वाली चीज बन जाती है। इसका नाम है स्वेदज या कीड़ा। ठीक है, तो ये 10वें नंबर तक मैं रोक देता हूँ, है ना। तो हम नेक्स्ट सैटरडे वी शुड बी एबल टू कंटिन्यू। 9th है, एंड देन 10th को मैं यात्रा, नहीं नेक्स्ट सैटरडे 2nd है, नहीं क्या है, 3rd है, 3rd दिसंबर। 3rd दिसंबर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक धन्यवाद, है जी, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। ओके भैया, नमस्ते थैंक भैया, यू। नमस्ते सभी को, धन्यवाद, नमस्ते सभी को। धन्यवाद।